भारत के वीर, इंडियाज़ डिफेंस पॉडकास्ट और रेड एफएम ओरिजिनल। सत्रह गोलियां लगी थीं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। वो 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की घातक प्लाटून का हिस्सा थे, जिसे टास्क दिया गया था कि उन्हें टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना है। इसके बाद अद्भुत वीरता और साहस का परिचय दिया महज 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने, और इस बहादुरी के लिए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल एचवी शर्मा ने बात की सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव से। परमवीर चक्र। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 99 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लाटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता एकदम खड़ा, बर्फीला तथा चट्टानी था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने संभावित खतरे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से टुकड़ी के आगे चलने की पेशकश की तथा अपनी टीम को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए रस्सी लटका दी। इस दल को ऊपर की ओर आते देखकर शत्रु ने स्वचालित हथियारों, ग्रेनेड, रॉकेट और तोप खाने से घनी गोलीबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप टुकड़ी के कमांडर तथा इनके अन्य 2 साथी मारे गए और यह घातक प्लाटून वहीं रुक गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रेनेडियर यादव दुश्मन की खत्म करने के लिए रेंग कर उनके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए। अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलीबारी के मध्य ग्रेनेडियर यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर चढ़ना जारी रखा तथा अपने हथियारों से भी गोलीबारी करते रहे। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनके स्वचालित हथियारों की गोलीबारी को शांत कर दिया। गोलियों के भारी हमले के दौरान उन्हें फिर कई गोलियां लग गईं, किंतु ऐसी नाजुक हालत में भी उन्होंने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया तथा आक्रमण जारी रखा। उनके इस साहस से प्रभावित होकर प्लाटून ने शत्रु के अन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, जो कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य था। इस प्रकार ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने कर्तव्यपरायणता से बढ़कर अत्यंत विकट परिस्थितियों में असाधारण साहस, अदम्य वीरता, उच्च मनोबल तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। इसके कारण उनको परमवीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। रेड एफएम भारत के वीर पॉडकास्ट सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कर्नल हर्षवर्धन शर्मा आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं भारत के केवल 3 जीवित परमवीर चक्र अवार्डीज में से एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव साहब को कारगिल के युद्ध में बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये अपने आप में एक बड़ा ही भयंकर युद्ध था, जो 1999 में मई से जुलाई के बीच में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसकी पूरे मानव इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर खड़ी हुई चट्टानों पर चढ़ते हुए बंकरों में बैठे हुए दुश्मनों को बर्बाद करने के अदम्य साहस की गाथा। मैं स्वागत करता हूं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अपने कार्यक्रम में। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि इस युद्ध में कई ऐसी मिसालें कायम हुई जो आज तक विश्व के किसी युद्ध में नहीं हुई हैं। इस युद्ध में भारतीय सेना के नवयुवक, यंग, नौजवान
सैनिकों, अधिकारियों ने अपने प्राण की आहुति देकर देश की आजादी की रक्षा करी। इस युद्ध में 4 परमवीर चक्र अवार्ड किए गए थे। मैं श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि 1947 से आज तक मात्र 21 वीरों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जिनमें से हमारे बीच आज केवल 3 परमवीर चक्र हैं। लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव साहब 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट से आते हैं और आजकल बरेली में जूनियर लीडर एकेडमी में पोस्टेड हैं। साहब से बहुत बातचीत करने का मन कर रहा था और ये साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने समय निकालकर इस पॉडकास्ट को करने का फैसला किया। सबसे पहले साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बहुत ही कम उम्र में फौज में आ गए थे। शायद ये ऐसा रहा कि आपके पिताजी श्रीमान करण सिंह यादव जी कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जो 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुके थे। आप किस आयु में फौज में आए साहब और आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई? साहब मैं जो मेरे पिता श्री राम करण सिंह यादव जी। वो 11 कुमाऊं में थे। उन्होंने 65 और 71 के युद्ध लड़े थे एज ए सैनिक। तो जो अपने गांव में बैठ करके अपने साथियों को युद्ध की दास्तानें सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। तो गांव का जो हमारा आज भी जो परिवेश है, जो आज की संस्कृति कल्चर है, तो शाम के टाइम सभी यार दोस्त बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो बस उनके पास बैठ करके वो सुनता था और सुनते सुनते न जाने कब एक देशभक्ति का खुमार इस हृदय में जगा और मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में, तो उस समय मैं इंटर का एक छात्र था और इंटर के हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं दे पाया और मैं फौज में भर्ती हो गया। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस रेजिमेंट में जाऊंगा जिस रेजिमेंट की शौर्य गाथा को मैं अभी किताबों के अंदर पढ़ता चला आ रहा था। CQMH अब्दुल हमीद, जिन्होंने 65 में 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और देश की आन बान और शान को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। फिर 71 के अंदर मेजर होशियार सिंह, उन्होंने बसंतर के युद्ध में पाकिस्तान की कई बटालियंस का एक बहादुरी के साथ में लड़ करके उस बसंतर की लड़ाई में एक कदम में वीरता दिलाई। तो उसी रेजिमेंट में पहुंचा। तो क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा चाहे हम गांव के हैं चाहे शहर का, हमारे समाज का और हमारी फौज का एक अलग कल्चर है। फौज एक ऐसी है जहां हिंदुस्तान की तमाम संस्कृति और सभ्यता का मिश्रण है और उसका सही प्रकार से परिपालन भी होता है। और जो संस्कृति है वो संस्कार पैदा करती है। तो मैं जब रेजिमेंट में पहुंचा तो वहां की जो संस्कृति, उससे जो कल्चर था, उससे बहुत प्रभावित हुआ। और वहां के जो हमारे ट्रेनर थे, जो उस्ताद लोग थे, उन्होंने उसी एक स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि एक नाम बहुत मायने रखता है, नाम नमक और निशान, ये हमारे फौज का बहुत बड़ा मंत्र है और इसी मंत्र के लिए हर एक सैनिक अपने प्राणों की आहुति देता है। तो उस शिखर तक पहुंचाने के लिए उन उस्तादों ने उसी प्रकार का हमें ट्रेंड किया और 9 महीने की ट्रेनिंग मैंने ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में की अपने साथियों के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चल करके राष्ट्र की अस्मिता, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए माँ भारती के शरण में आया कि उनका एक छोटे बेटे की तरह, एक उनके पुत्र की तरह मैं उनकी सेवा कर पाए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आपने कहाँ पलटन ज्वाइन की थी साहब? ट्रेनिंग होने के बाद में पलटन उस समय कश्मीर में थी, खैरू के अंदर। तो वहां पर मैंने जाकर के ज्वाइन किया पलटन को। 18 ग्रेनेडियर मुझे मिली। तो वहां पर एक जो हमारी PIT होती है, उस PIT में, जहां PIT का मतलब जहां जिस तरह का जो क्षेत्र होता है उस तरह के ट्रेनिंग पहले से हम अपने सैनिकों को देते हैं ताकि उस क्षेत्र के अंदर हम अपनी गतिविधियों को और कार्यशैली को बेहतर तरीके से कर सकें और अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। तो उस ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लिया और वहां से फिर कश्मीर के अंदर अलग अलग स्थानों के अंदर हमें टास्क पे टास्क मिलते चले गए। और उस समय कर्नल RR गडकरी साहब हमारे जो है कमांडिंग ऑफिसर थे जब ज्वाइन किया था मैंने। तो 6-7 महीने के बाद फिर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर साहब ने हमारी पलटन की कमान ली और कश्मीर वैली के अंदर हमने बहुत काम किया। और कारगिल युद्ध से पहले बहुत सारे मिलिटेंटों को जो हमने
मौत के घाट उतारा और अपने एओआर जो था हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर के अंदर भी हमने अपनी बहुत ख्याति प्राप्त किया। और ये ख्याति और ये चीजें नाम हुई किससे? एक अच्छी लीडरशिप। जब एक अच्छी लीडरशिप होती है, एक अच्छी टीम वर्क होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो अपने आप सारे काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। इनपुट आना शुरू होता है और इनपुट से फिर हमारी जो है आउटपुट निकलनी शुरू होती है जो हमारे काम की है। तो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने, जो कुशाल साहब है, उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई और फिर उसके बाद इनपुट आए और फिर हमने जो हमारे देशवासी थे, जो सिविलियंस थे, उनकी रक्षा के लिए हमने बहुत सारे ऑपरेशन करके और जो अपनी पलटन को, अपने देश को, अपनी सेना के मान को बढ़ाने की कोशिश की। बहुत बढ़िया साहब। आप घातक प्लेटून का हिस्सा थे, तो ये घातक प्लेटून में की ट्रेनिंग कैसी थी आपकी वहां पर, आपकी पलटन में? हाँ, सब कोई भी ट्रेनिंग जब होती है तो वो उसका एक अलग मतलब होता है, क्योंकि घातक एज ए जो कमांडो टीम, ये एक स्पेशल टास्क के लिए जो है गठित की जाती है और उसमें उसी प्रकार के जो है लीडर्स और जो सबऑर्डिनेट जो हमारे जो जवान है उसी प्रकार के होते हैं, ताकि उनका मेंटली फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि मैं उस घातक प्लेटून का हिस्सा हुआ। जब हमारी पलटन को कश्मीर वैली से द्रास सेक्टर में भेज दिया गया कारगिल के लिए, कारगिल का युद्ध छिड़ गया है, लेकिन पहले शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर टेररिस्ट है, उसी टेररिस्ट के हिसाब से हम वहां पर गए और अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग और अपनी ट्रेन किया। क्योंकि हम अभी तक तो हम प्लेन के अंदर सारी कार्रवाइयां करते थे, अभी पहाड़ी क्षेत्र था और पहाड़ी क्षेत्र पर उसमें भी ऐसा क्षेत्र जहां पर ऑक्सीजन नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं थे, टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंट था कश्मीर में और द्रास के अंदर जाकर के। तो उस तरह से हमने 1 हफ्ते का हमने ट्रेनिंग किया ताकि अपनी बॉडी को उस तरह उस इन्वायरमेंट के अंदर से एडजस्टमेंट किया जाए। और ह्यूमन है, हमारी फौज का जो सैनिक है, वो उसको 3 दिन लगते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए। अरे सिविलियंस तो बोला नहीं, ये इतना ठंड है तो हम कैसे जा पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, लेकिन हमारा फौजी जो सैनिक है वो चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे उसका द्रास हो, चाहे आपका राजस्थान के तपती हुई गर्मी हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, सब में जो है अपने आप को बहुत जल्दी से एडजस्टमेंट कर पाता है। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी ट्रेनिंग को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही उस प्रकार से होती है। अगर हम हर काम को अच्छे से कर पाए, वो ट्रेनिंग का ही है। और मैं सब घातक प्लेटून में, उस टाइम में हमारे घातक प्लेटून के टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह थे, जो उन्होंने जब ही नया कमीशन लिया था, क्योंकि पहाड़ियां बहुत हाइट्स की थी। तो इसमें कुछ अनुभवी व्यक्ति, यानी पुराने जो हमारे हवलदार थे, नायक सूबेदार थे, अनुभवी व्यक्ति, और कुछ यंगस्टर जिसके पास जोश जुनून ज्यादा था। तो इस तरह का मिश्रण करके उस टीम का जो है गठन किया और उस टीम ने अपने जो टास्क जो उसको दिए गए थे उसको जो है लगातार पूरे करते चले गए। सर, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि द्रास एक ऐसा स्थान है जहाँ पर -40 डिग्री तक तापमान जाता है और कहा जाता है कि दुनिया में साइबेरिया के बाद सबसे ठंडी जगह वही है जहाँ पर के बसावट है। ऐसी जगह में जो है ट्रेनिंग लेके वहाँ पे अपने को जलवायु के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ट्रेनिंग करने के बाद में जो है सैनिकों को ऊपर कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। तो कारगिल युद्ध में आपकी बटालियन को कब जाने का अवसर मिला? सब हमें 10 मई को जो है आदेश आया था कि आप द्रास सेक्टर में जाएं। उस समय हम मानसबल सेक्टर में थे, कश्मीर वैली के अंदर। और जब हम द्रास में पहुंचे 10-11 मई को, तो वहां जाने के बाद में हमें जो है टास्क दिया गया कि आप, तोलोलिंग पहाड़ी है जो कि द्रास सेक्टर में बिल्कुल नेशनल हाईवे 1 अल्फा से सटी हुई पहाड़ी थी, बोला इस पे 4-5 मिलिटेंट हैं, उनको मारना खदेड़ना है। तो उसी प्रकार से जो है हमें प्लानिंग किया कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर साहब ने कि किस प्रकार से इस पहाड़ी को हमने फतेह करना है, इस पर टेररिस्ट है। तो सर उस टेररिस्ट के हिसाब से प्लानिंग करके हमने जो है वहां से कार्रवाई शुरू करी। और तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर पहले तो हम एक एक्सिस से गए थे क्योंकि टेररिस्ट हैं। जब एक ही रास्ते से हम पूरी पलटन चढ़ती हुई जा रही थी, तो मुझे याद है कि 20-21 मई को हमारी पहली कैजुअल्टी हुई थी, उसको हेड शूट हुआ था लड़के को। फिर उन्होंने एकदम से ऐसे फायरिंग कर दिया कि हमारा जो रास्ता था पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया था। क्योंकि हमारा एक जो फौजी लीडर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और निरंतर वो सोचता रहता है।
तो तभी सीओ साहब ने बोला नहीं, अभी इधर से जो सक्सेस नहीं होगी, मल्टीपल अटैक किया जाएगा। तो दो कंपनियों को फिर बाएं तरफ से, दो को दाहिने तरफ से, इस प्रकार से चढ़ा करके हमने वहां पे कार्रवाइयां शुरू हुई। सब 26 मई को इतनी भारी कैजुअलिटी हर जगह जगह पे हो गई थी। 26 मई को सर भारतीय वायुसेना के जो फाइटर्स हैं वो भी उस पहाड़ी के ऊपर जो है ना बम्बारमेंट करने के लिए आए थे। और 28 मई को फिर हमारे जो ब्राउ कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर राजेश अधिकारी, तो वो ऊपर की एयर रेकी करके आए थे, क्योंकि बार बार अटैक हो रहे हैं, अटैक कोई सक्सेस नहीं हो रहा। ये तो कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर जो है टेररिस्ट नहीं है, आर्मी है, लेकिन कितनी तादाद में है, कितने तैयारी के साथ में है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो जब ऊपर से एयर रेकी किया, और एयर रेकी करने के बाद उसी शाम को उस पहाड़ी के ऊपर 3 भारतीय वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर्स आए थे, और उन्होंने उस पहाड़ी के ऊपर बहुत भारी तादाद में बम्बारमेंट किया। उनमें से एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था जी। और एक MiG-21 गिरा। तो तब कंफर्म हुआ कि यहाँ पर रेगुलर आर्मी है, टेररिस्ट नहीं है। और 28 मई के बाद ही ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। उसी रात को फिर हमारी बटालियंस की जो बराउ कंपनी ने, उसने अटैक किया मेजर राजेश अधिकारी साहब के लीडरशिप में। तो उनकी जो फर्स्ट लीडिंग टीम थी वो उनके बंकर्स तक बहुत नजदीक तक पहुंच गई थी, और वहां पर हैंड टू हैंड फाइट के अंदर उनकी जो पूरी 8 आदमी की टीम थी पूरी की पूरी शहीद हो गई। उससे पहले हमारे सूबेदार रणधीर सिंह साहब की टीम शहीद हुई थी, नायक सूबेदार लालचंद साहब की टीम शहीद हुई थी। तो दिन प्रतिदिन कैजुअलिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई सक्सेस, कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो हम सब एक इंसान, तो फौजी हैं तो, लेकिन इंसान भी हैं। जब हमारा साथी हमारे बीच से बिछुड़ जाता है तो कितना बड़ा गम और पीड़ा होती है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बदले की भावना थी पीछे से। अभी हायर अथॉरिटी की प्रेशर बढ़ता जा रहा था कमांडिंग अफसर साहब के पास, बोला ठाकुर इतनी कैजुअलिटी मंजूर नहीं है, ये नहीं। मेजर राजेश अधिकारी की डेड बॉडी, उनकी टीम की डेड बॉडी उनकी बिल्कुल बंकर में थी, वहां से हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो पीछे विड्रॉल होने का जो है, बोला आप पलटन को पीछे लेकर के जाओ, दूसरी पलटन को चढ़ाया जाएगा। तो कमांडिंग अफसर साहब ने बोला नहीं। कुशाल साहब ने बोला कि सर विजय या वीरगति, हम यहाँ तो या तो विजय प्राप्त करके नीचे आएंगे या वीरगति को प्राप्त होकर के आएंगे। मैं अपनी पूरी पलटन, मेरी टीम यहीं पर शहीद हो सकती है, अपने बच्चों की डेड बॉडी को बगैर उठाए हुए नीचे नहीं आ सकते। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आपने सुना विजय या वीरगति, ये जज्बा होता है भारतीय सेना का कि वो वहां पर अपना सब कुछ निछावर करने को, पूरी बटालियन का बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन पराजय और पीछे हटना उनको स्वीकार नहीं है। विजय या वीरगति। बहुत बढ़िया साहब, प्लीज। उन्होंने प्लानिंग किया दोबारा से कि किस तरह से हम अपनी जो साथियों की डेड बॉडी को रिकवर करें, क्योंकि जो एक पिता और पुत्र का जो एक रिलेशनशिप होती है, वहां पर वो मिलिट्री लीडरशिप काम नहीं हुआ, एक रिलेशन सा काम आता है, जो हमारे आपसी गहरे संबंध होते हैं, जिसके लिए एक सैनिक अपने उस कमांडर के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। तो पूरी प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद 2 जून को दोबारा से अटैक की प्लानिंग किया गया, अटैक किया गया। तो घातक प्लेटून के साथ साथ हमारे जो सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन साहब, उनकी टीम के साथ वो गए, और जब वो भी बहुत नजदीक पहुंचे तो उनको भी गोलियां लगी और वो भी शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने जो है सीओ साहब को बोला, सर आप बोलते हैं कि यहाँ पर 10-20 सैनिक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। बोला नहीं सर, यहाँ पे उनकी पूरी कंपनी बैठी हुई है, और जब तक हमें आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और वो एक ऐसे बहादुर शूरवीर एक भारतीय सेना का एक अधिकारी था सर, अगर आज वो होते तो शायद आज चीफ के लेवल में होते। इतने क्वालिफाइड, इतने बहादुर, इतने पूरी पलटन के लिए तो सब एक जान थी, और लेकिन वो पल भर के अंदर हमारे बीच से चले गए। पलटन को बहुत क्षति हुई। फिर हर कमांड ने जो है पूरी सोच विचार किया और सेकंड राजरिफ को एज ए रेनफोर्समेंट के तौर के ऊपर वहां पर भेजा। तो सेकंड राजरिफ के जो सीईओ थे कर्नल रविंद्रन, उन्होंने भी
विचार विमर्श करके बोला सर यहाँ पर आर्टिलरी सपोर्ट मिलना चाहिए। तब वहां पर आर्टिलरी सपोर्ट की जो है परमिशन दी गई। और मुझे याद है 12 जून 1999 को जब वहां पर आर्टिलरी ने फायर किया तो सर पूरी पहाड़ी के अंदर आग ही आग चमकती थी। रात भर फायर हुआ, सुबह फिर अटैक हुआ हमारा 18 ग्रेनेडियर्स और सेकंड राजरिफ ने संयुक्त अटैक किया और हिंदुस्तान को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त हुई। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं साहब, क्योंकि मुझे थोड़ी जानकारी इसलिए कि एक तो कर्नल रविंद्रनाथ साहब मेरे साथी थे, इसलिए मैं इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ी जानकारी रखता हूँ। और तोलोलिंग का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तोलोलिंग का ही युद्ध था कि जब तोलोलिंग पर जब तक कब्जा नहीं हुआ था तो कारगिल में हमारी कोई विजय नहीं हो रही थी। ये तोलोलिंग की लड़ाई के बाद ही है आप लोगों की बहादुरी और अदम्य साहस और वीरता के कारण ही था। और सेकंड राजरिफ के बहादुर और 18 ग्रेनेडियर्स के बहादुर अधिकारियों, सैनिकों और साहब लोगों की जो है वीरता का कमाल था, जो तोलोलिंग जैसी पहाड़ी पर जो है कब्जा हुआ। और वहां से जो है कारगिल युद्ध की लड़ाई जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई। उसके बाद जीत ही जीत रही, उसके बाद जीत ही जीत रही। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत। हाँ सर प्लीज कहिए। ये क्योंकि जब तक एक सफलता नहीं मिलती है तो एक मनोबल भी नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है। फिर जैसे वो सफलता हमें प्राप्त हुई तो हर सेक्टर के अंदर हमारी भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंटों के सैनिकों ने अपनी एक जीत का सिलसिला शुरू कर दिया और कंटिन्यू रहा सब। फिर हमारे हौसले बढ़ते चले गए और दुश्मन के हौसले टूटते हुए चले गए जी। फिर उसके बाद हमें, क्योंकि इंडिविजुअली यूनिट को कोई सफलता नहीं मिली थी, सेकंड राजरिफ तो वापस अपने टास्क को पूरा करके वापस आ गई। फिर हमें आगे की 4-5 चोटियों को कब्जा करने का मौका मिला। तो अगली रात, क्योंकि अभी जीत का मोमेंटम बन गया था, फिर अगली रात को हमने जो है वहां पर अटैक किया और वहां हम्प 7 तक हमने कब्जा कर लिया। हम्प 7 तक कब्जा करने के बाद हमें भी वापस नीचे आने का आदेश मिला और वहां से 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल ने आगे की जो है युद्ध, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारी जो जो रणनीति होती है उस रणनीति के तहत हमने कार्रवाई किया। तो सेकेंड 13 जैकरिफ, जिसका कैप्टन विक्रम बत्रा जी, उन्होंने एक अदम्य वीरता और साहस का परिचय दे करके उस 5140 को पर जो पहाड़ी थी उनको कब्जा में किया। जी। हम सब नीचे आए। नीचे आने के बाद अपना अम्युनिशन और इक्विपमेंट का अपना मेंटेनेंस शुरू किया ही था। तभी हमें आदेश मिला कि आपको टाइगर हिल के ऊपर जाना है, क्योंकि टाइगर हिल के ऊपर पहले से 8 सिख लगी हुई थी। तो 8 सिख को भी जिस तरह से हमें तोलोलिंग के ऊपर पहले सफलता नहीं मिल पा रही थी, वैसे ही 8 सिख को नहीं मिल पा रही थी। तो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने पूरा दरबार लिया और दरबार के अंदर सब कुछ बताया कि हमें एक और टास्क सेना ने दिया है ताकि हम अपने सैनिकों का बदला ले सकें, अपने साथियों का बदला ले सकें। तो साहब फिर पूरा रणनीति बनने के बाद फिर जैसे कि हमारी एक परंपरा होती है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हम, क्योंकि एक कोई शक्ति तो है जो इस पूरी प्रकृति को चलाती है, चाहे उसको हम मंदिर में राम भगवान कृष्ण या गुरुद्वारे में वाहे गुरु, मस्जिद में अल्लाह को ढूंढे, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी हैं तो हमारी उस शक्ति का जो है जरूर आह्वान करते हैं ताकि वो साथ दे। तो हमन किया गया, विजय हमन। और विजय हमन के बाद 2 जुलाई को साहब हमने उस पहाड़ी पर चढ़ने के जो है रणनीति बनी। सबसे पहले सबसे आगे घातक प्लेटून, उसके बाद डेल्टा कंपनी, चार्ली कंपनी, हमको फ्रंट में भेजा गया कि आप लोग पहले चलो, अटैक, फर्स्ट अटैक घातक प्लेटून का होगा। सर वो पहाड़ी 17,000 फुट के आसपास थी पहाड़ी वो। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे, क्योंकि ऊपर से दुश्मन दूर तक हमें आसानी से देख सकता था, मार सकता था। तो हम रात भर चलते थे अंधेरे में और दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। सर मुझे याद है कि हम 2 दिन 2 रात और एक दिन, उस दिन तो दिन में भी हम चले, उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात है। हम आपस में बातचीत करते हुए, ये तो पता था लोग मौत से डरते हैं लेकिन सैनिक मौत से कभी नहीं डरता है। उसको सिर्फ ये डर होता है कि यार उसकी मौत आने से पहले उसका टास्क पूरा ना हो, वो अपने टास्क को पूरा कर सके। उसको ये खुशी होती है कि मैं मर जाऊं
कोई बात नहीं, लेकिन मेरा टास्क पूरा होना चाहिए। उसमें हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे साहब। सुबह का टाइम था, रस्सियों के सहारे हम एक क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ, मैंने अंधेरा था। उसके बारे में थोड़ा सा पता पढ़ा था, तो अ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई साहब। हाँ, करीब 200 250 300 मीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई पर आप लोग रस्सियां लगा लगा के। आपने कोई कोर्स किया हुआ है साहब रॉक क्लाइंबिंग का या कुछ? नहीं नहीं सब मैंने कुछ नहीं किया था अच्छा। सब। मैं तो उस समय नया सिपाही था बिल्कुल। उस टीम का सबसे जूनियर सदस्य मैं ही था और बस। कमांडर कौन थे साहब उस टीम और के? उस टीम के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह साहब थे। हाँ। ठीक है। तो जो हमारे पहले जो पुराने घातक हवलदार था, घातक जेसीओ साहब थे, बस हम्म। उनकी डायरेक्शन बताते जाते हम जो है चलते जाते, बस यही था। बस एक ये जुनून था कि यार ये हैंकल हमने लगाया है, हाँ। ग्रेनेडियर्स का हैंकल ये वाइट कलर का होता है, शांति का प्रतीक होता है। जो यहाँ पर अशांति, उस शांति अशांति को शांति में बदलना है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगने देना है। बस उसी ठीक है। जोश और जुनून के साथ में हम बढ़ते गए साहब। सुबह का टाइम थोड़ा सा अंधेरा था, रस्सियों के सहारे एक दूसरे को पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे थे। दोनों तरफ उनके बंकर थे। हम्म। ये नहीं पता चला कि यहाँ पे बंकर भी हो सकते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने फायर किया ना कुछ कुछ था, आहट भी नहीं थी। जैसे हम चलें तो पत्थर तो फिसलेंगे ऊपर से, जी। पत्थर भी फिसले, आवाज होगी ही होगी। हाँ। तो उसी आवाज से, पत्थरों की आवाज से शायद वो सो रहे होंगे, उनकी नींद खुली। उन्होंने सब दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग खोल दिया, क्रॉस फायर करते हैं। क्रॉस फायर किया। क्रॉस फायर होते ही साहब हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। रास्ता कट ऑफ होते ही जब तक उन्होंने फायर किया तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। अब 7 हम ऊपर पहुंचे तो 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस ऊपर, तो सामने उनके 2 बंकर्स। हमने 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग खोला। उनमें 4 बंदे थे, उनके चारों के चारों को मार दिया। फर्स्ट लाइट हो चुकी थी साहब। वो वहां से 50-60 मीटर नीचे जो उनके फॉरवर्ड पोस्ट था, वो जी। मेन पोस्ट 50-60 मीटर ऊपर थे टॉप पर। हम्म। तो जब यहाँ फायर खुलेगा तो उनको तो आभास हो गया कि यहाँ तक फौज पहुंच गई। जी। अब इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायर खोला उन्होंने, जी। जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे तमाम का आधाधुंध फायरिंग हुआ। फायरिंग होने के बाद सब हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारे हेड शूट हैं, एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी हेड शूट, यानी मरना निश्चित था। लेकिन सभी ने बोला यार मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा हम मार सकते हैं मारेंगे, इसी सोच के साथ सब हम वहीं पर लड़ते रहे। और श्रोताओं में आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सैनिक, चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर आखिरी सांस बची है और लहू का आखिरी कतरा भी बचा है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं होते। जो हमारे देश और सेना की सबसे बड़ी ताकत है। फिर हम रेंगते हुए आगे की तरफ दौड़े, उनके बंकर्स में जा घुसे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका। 5 घंटे तक हम लड़ते रहे। पीछे इस से दौरान में बिल्कुल। आपको भी तो गोलियां लगी साहब? हाँ सर, गोलियां लगती रही साहब। कभी किसी के हाथ में लग गई, मेरे बाजू में लग गया था, पैर में भी लग गया था, मेरे दूसरे साथियों को भी लग गया था। हम 7 में से हम 4 इंजर्ड हो चुके, घायल हो चुके थे, 3 अभी सेफ थे। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे अम्निशन भी समाप्त होने लगा। नीचे वाली टीम ने साहब अम्निशन रुमाल में बांध करके ऊपर फेंका है। 2 कदम दूर पड़ा हुआ साहब, हम इतने मजबूर कर दिए थे उन्होंने कि उस अम्निशन को नहीं उठा सकते। अम्निशन उठाने जाओगे सीधा हेड शूट है। फिर हमने प्लान किया कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। जो टीम लीडर था उस समय, प्लेटून हवलदार हवलदार मदन, उसने बोला कि ऐसे करो, अभी फायर बंद कर देते हैं। फायर बंद होगा तो इनके एकदम से कुछ ना कुछ ये होगा कि यार ये तो मर गए हैं, अम्निशन खत्म हो गया, ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी तो हम इनको मार सकते हैं। तो साहब हमने 3 अलग अलग जगह, एक जगह एलएमजी लगाया, दूसरी जगह दूसरा वेपन, ऐसे अलग अलग 3-4 जगह हम बैठ गए सब। तो 20 मिनट तक हमने फायर नहीं किया, और वो तो बहुत नजदीक थे, गालियां भी दे रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे। तो जब 20 मिनट तक हमने फायर नहीं खोला तो उनको भी शायद ये आभास हुआ क्या तो इनका अम्निशन खत्म हो गया।
ये मर गए। जी। सब 12-13 बंदे 20 मिनट के बाद, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर के दोनों तरफ से रास्ता था आने का, वहां से वो निकल कर कैसे आए। तो हमने आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। जैसे वो नजदीक आए तो एक साथ हमने उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से एक दो बचा, सब सबको मौत के घाट उतारा। अभी हम दौड़ करके उनकी जो है, वो जो वेपन था, उनका जो अम्युनिशन था, उसको छीन करके ले आए और अपने उसी वेपन से उन्हीं से फिर हम फायर करने लगे। लेकिन जो एक दो जो बचा था, उन्होंने ऊपर जाकर के अपने कमांडर को बताया। उनकी फायर खोलते ही स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। हम्म। उनको एकदम से बता दिया, बोला साहब वहां पर 8 ही 10 जवान हम्म। है। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला, सब 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। पहले तो उनकी जो है आर्टिलरी, उनके मोटर्स ने फायर किया, फिर उनके पास जो हैवी वेपन थे, एचएमजी थी, एमएमजी थी, उस तमाम का आधा धुन फायर हुआ। 20 मिनट तक सब गोलाबारी उन्होंने आधाधुंध किया। फायर स्टॉप होते ही हमें पता चल गया कि अभी अटैक होने वाला है। हाँ। उन्होंने साहब ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन हमने फायर नहीं खोला, क्योंकि फायर खोलते ही हमारी लोकेशन जाहिर हो गई और दूर से दूर वो आरपीजी का राउंड दाग सककर हमें बर्बाद कर दे। साहब एक सैनिक जो जाता है वो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम बैठे हुए थे, उनको पता नहीं चलने दिया कि किस पत्थर के पास कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। जब और नजदीक आए तो उनको हमारी एलएमजी नजर आ गई। जैसे ही एलएमजी की बैरल उनको नजर आई, सीधा आरपीजी का राउंड उसी के ऊपर दाग दिया। हमारी जो एलएमजी की बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले भी नए जवान थे। जब पत्थर लगे तो उनको ऐसे, हमारा प्लेटून हवलदार बैठा था सब साइड में, उसकी तरफ दौड़े और प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस एलएमजी के जस्ट बाईं तरफ मैं बैठा हुआ था। उन्होंने बोला, योगेंद्र इस एलएमजी को उठा करके फेंक, दुनिया में आज कोई बचा सकता है तो एलएमजी बचाएगी, बाकी आज कोई बचाने वाला नहीं। साहब मैंने उस एलएमजी को उठा करके ऐसे फेंका उनकी तरफ, तो मेरी नजर ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नजदीक आ गए, कहां पर है? मगर ये खड़े सर। शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका उसने। तो जो मेरा एक नाम राशि था दूसरा, योगेंद्र सिंह यादव, वो मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था। तो दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, तो यहां से उसकी ये उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। उसको भी आभास हुआ कि उसने बोला यार मेरा तो हाथ कट गया है। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं नहीं हाथ नहीं उंगली कटी। उसको फर्स्ट एड दिया, तभी एक और जवान वो भी घायल हो गया। हमने बोला यार तुम फायर तो कर नहीं पाओगे, तुम ऐसे करो नीचे कूद जाओ और कहीं से अपनी टीम चढ़ सकते, चढ़ाने की कोशिश करो। बोला साहब अभी तो बोला नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे। श्रोताओं, अभी तो किताब के अंदर मैं पढ़ करके आया था स्कूल के अंदर कि एक सैनिक अपने सैनिकों के लिए जान कुर्बान कर देता है। आज तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। एक सैनिक ना कोई जाति देखता, ना धर्म देखता, ना क्षेत्र देखता, सिर्फ एक वर्दी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे सीनियर थे, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए तत्पर थे, इससे बड़ी प्रेरणा और एक सैनिक को क्या मिल भी क्या सकती है? बिल्कुल ठीक बात है सर। इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती है कि जो एक दूसरे का भाईचारा और कॉमरेडशिप है, जो एक दूसरे के प्रति मर मिटने की जो लालसा है और जो जोश है, वही प्रेरणा देते हैं सभी सैनिकों को। बिल्कुल सही कहा आपने सर। बोला नहीं और कुछ नहीं करेंगे, तो बोला तुम्हारा बैठ करके मैगजीन तो भरेंगे। ठीक है। तभी सब हमारे पास एक लहसनायक था, स्नाइपर थी, स्नाइपर राइफल। स्नाइपर राइफल के ऊपर भी 3 तरफ से फायर आने लगा। अभी एलएमजी साइलेंस हो गई थी, अभी उसको साइलेंस करने की कोशिश कर रहे थे स्नाइपर वाले। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गनेरियर अनंतराम, तो हम दोनों को बोला कि यार आप लोग जाओ उसकी हेल्प करो जाकर। तो जैसे साहब वहां से मैंने हरकत किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दिया हो, सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका उन्होंने। तो ग्रेनेड का एक स्पिंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो मैं जैसे खड़े होकर जा रहा था तो एकदम से नीचे गिर गया। मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया। तो नीचे एकदम गिरते ही मैंने एकदम से हाथ मारा, मगर यार पैर तो है। हाँ।
फिर काले वाले पटके बांधे हुए थे, तो हाँ। उसको पटका फाड़ा, उससे जो है खुद फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद फिर रेंगता हुआ जब आगे चलने की कोशिश करने लगा, फिर एक और ग्रेनेड का जो है ग्रेनेड फटा, उसका एक स्प्लिंटर आकर के उसने यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको आँख काटने के आंख, आँख पे। नाक और आंख के नीचे से पूरा। हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आंखें चली गई, हम्म, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काफी देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। फिर सब मैं उस ब्लड को ऐसे खून को साफ करता हुआ रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा। तो मैं हम्म, पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके बैठा हुआ था। हम्म, वो मेरा साथी मेरी बगल में बैठा था। वो जो उस्ताद थे वो बिल्कुल ठीक सामने थे। हम्म, तो उनको मैं बोला, सर आप मेरा फर्स्ट एड कर दो। तो उन्होंने भी बोला, पहले फायर कर, थोड़ी देर में मैं करता हूँ फर्स्ट एड। मैं हम्म, फायर करने लगा। सर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ पे गोली लगी। और इस तरह से करते करते पीछे की तरफ लेटते चले गए, हाथ पकड़ा लेकिन कुछ भी नहीं बोले। फिर मेरी बगल में जो था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से भी सिर्फ क्या, यही शब्द निकले। उसको ऐसे सीने में आकर के ब्रश लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। मैं अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? मैं कहा, दोनों के दोनों शहीद हैं साहब। मैं इतना ही बोल पाया, तभी उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर साहब, पाकिस्तानियों ने घेर लिया। हाँ सर। क्योंकि फिर वो ऊपर से भी कूदे, दाएं बाएं से भी आकर के इस तरह से आकर के घेरा साहब। उस पल कितनी गोलियों की बौछारें चली होंगी, कोई गिनती नहीं साहब। और उसी गोलियों की बौछारों के अंदर मेरी पूरी टीम शहीद। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला कि इनको चेक करो, कोई जिंदा तो नहीं है। मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं, देख ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो जो वो पाकिस्तानी सैनिक हमारे जवानों की डेड बॉडी के अंदर जब गोलियां दागते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने जब सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, फिर मैं भी इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी, फिर जांग में, नीचे पैर में, दो जगह पे गोलियां मारी। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, उफ तक नहीं करी। फिर एक, जब वो चला गया, उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। तब एक मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि योगेंद्र, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। श्रोताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मानसिक और शारीरिक शक्ति को का एक साथ समन्वय हो जाता है, एक साथ मिल जाती है, तो इससे बड़ी और ताकत कुछ हो नहीं सकती। और मन के अंदर, आप लोग भी अगर किसी मन के अंदर कोई विश्वास पैदा कर लें, तो उस विश्वास के प्रति वो शक्ति संचारित होनी शुरू होती है। और उसी शक्ति से आपका शरीर, आपकी जो कार्यशैली बदलती चली जाती है, और आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मैं भी पढ़ा रहा, और आज उसी विश्वास की बदौलत आप लोगों के बीच में ये गाथा भी गा पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ अपने उन साथियों के बीच तक। उनको साहब, उनके कमांडर ने फिर गालियां देनी शुरू करी। जो हमारे नीचे टीम थी, लगभग 500 मीटर नीचे, जहां पर डेल्टा कंपनी का हमारे जो सपोर्टिंग वेपन्स का डिप्लॉयमेंट था, उनको, तो वहां से उनका फायर थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो उन्होंने प्लानिंग किया कि जो टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली, हाँ। मस्को वैली में उनका बेस कैंप था। उसको उन्होंने मैसेज पास किया कि हिंदुस्तान के नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो, ऊपर से हमारे, नीचे से आप लोग अटैक करो। सब मैं पड़ा हुआ सुन रहा था। तभी एक मन के अंदर आया, यार अगर नीचे इन्होंने अटैक कर दिया तो आज हमारी पूरी कैजुअलिटी हो जाएगी। हमारी टीम तो बीच में फंसी हुई है, तो टीम कहाँ जाए? सब तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और साथियों, ये बिल्कुल सत्य, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। मैं चुपचाप पड़ा रहा साहब। फिर उन्होंने बूट की ठोकरें, पत्थर, लात, बहुत जो अमानवीय क्रूरताएं, जो कि वहां की एक पहचान है उस देश की,
वो पूरी क्रूरताएं की। उसके बाद साहब जो है, फिर काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके सालों के वेपन उठा लो। उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा और एक वेपन उठा रहा था। साहब उसी रोटेशन से दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। वो 2-3 कदम आगे चला, तब उसको न जाने क्या हुआ कि उसने वापस मुड़ा और मेरे सीने की तरफ राइफल किया। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। दोस्तों, इस देश को भारत माँ बोलते हैं। तब एहसास नहीं था, लेकिन आज एहसास है कि इसको माँ क्यों बोलते हैं। क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है, ताकि वो अपने उन साथियों की शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सके। और ये देश, ये भारत माँ अपने दायित्व और कर्तव्यों को उसी प्रकार से निर्वाह करती है। और वैसे भी हमने सुना होगा, आपने सुना भी है, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जब तक मौत नहीं आई उसको कोई मार भी नहीं सकता है। तो यहाँ ठीक बात है सर। पहाड़ियों पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी। यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। सब जब उसने गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों पर ही टकराई और रिकोचिट हो गई। लेकिन उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं तो मर गए। अगले ही पल पाकिस्तान का सैनिक, उसने मेरी AK-47 उठाए, वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी। मेरे पास साहब हैंड ग्रेनेड था। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन निकाल करके इस तरह से ऐसे उनके ऊपर थ्रो कर दिया। कोट तो पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। वो ग्रेनेड हुड के अंदर गिर गया। वो गिरते ही उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। दोनों कंधों पर उसकी राइफल टकी हुई थी। तो जब तक वो हुड से वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ही आकर के गिरा। तो एक उस धमाके से पाकिस्तान के दूसरे सैनिकों में खलबली मच गई कि में से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई। सब वही एक मौका था मेरे पास कि मैं माँ भारती के लिए कुछ कर गुजर जाऊं। वो गिरते ही उसकी राइफल को ऐसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। सिर्फ कंधा कंधा हिल रहा था, नीचे का हिस्सा पूरा डेड था। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से एकदम ब्रस्ट फायरिंग किया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है, और सब उनके हौसले टूट गए थे। वो वहां से भाग खड़े हुए। मैं 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ, कभी इधर से कभी उधर से सिंगल शॉट, कभी ब्रस्ट फायर करता हुआ आगे गया। 3-4 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ साहब उनका सामने लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वहां पर मोटर की डिप्लॉयमेंट थी। तो सब कुछ वहां से क्लियर दिख रहा था। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, एक ही सोच थी, अपने साथियों को बचाना। फिर वो सब कुछ वहां से पड़ा हुआ देखता रहा। देख करके साहब फिर मैं वापस अपने साथियों की तरफ मुड़ने की कोशिश करी कि मैं नीचे जाऊं। साहब मैं रेंगता हुआ फिर अपने साथियों के पास आया। फिर एकदम से मन में आया कि हो सकता है इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा हो। साहब आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर रोया। साहब 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का कोई अनुभव। अभी ये भी पता नहीं चल रहा था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। रात को चढ़े थे, दिन के 1:30 बज रहा था साहब। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फीले पहाड़ ही पहाड़। जाऊं तो जाऊं कहां। बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा। ये हड्डी के टुकड़े जब आपस में टकराने लगे तो असहनीय पीड़ा होने लगी। आवाज हुआ कि सारे कट गया है। मैं कट गया तो इस हाथ को तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पर फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। तभी एक ऐसी आवाज, जो दिव्य आवाज थी, शायद माँ भारती थी या कौन था, सब मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो वहां से एक छोटा सा
रिज आ रहा था, बस उससे मैं सब रोल होकर के नीचे की तरफ लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब काफी नीचे पहुंचा तो एकदम से गड्ढा आ गया था। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि मैं तो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। फिर मैंने नीचे देखा तो मुझे मेरी टीम के सदस्य दिखाई दिए, उनका आवाज दिया तो वहां से मुझे निकाल करके ऊपर लेकर के गए। श्रोताओं, जैसे आप चलचित्रों के माध्यम से, मूवी के माध्यम से आप देखते हैं कि जब कोई ग्रेनेड फटता है पूरा ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको ये था कि थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। ऊपर का तमाम जो घटनाक्रम था उनको बताया। तो वहां से जो हमारे जो टीम लीडर थे बलवान साहब, उन्होंने सीओ साहब को इन्फॉर्म किया कि जो हमारा लीडिंग सेक्शन था उसमें से एक जवान बच करके आया, इस प्रकार की सूचना दे रहा है। सीओ साहब ने तुरंत बोला कि इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। साथियों, पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। लगभग 2 बजे वो मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। साहब शाम हो गई थी। कंधे सीओ साहब के पास पहुंचते पहुंचते फर्स्ट एड तो हुआ था लेकिन इतना खून बह गया था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा, सब आवाज सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा, जय हिंद साहब। साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक हम बोलते ही नहीं, दिखाते भी हैं प्रत्यक्ष रूप से। जो उनका खुद का लिविंग टेंट था उसके अंदर मुझे लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। यानी जो एक बाप, एक माँ अपने बेटे की केयर करती है, उससे भी कहीं बढ़ करके वो केयर की जाती है। तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं बोला, साहब पानी पिला दो थोड़ा सा। तो वो ट्रेनिंग और इसके मामले में बहुत सख्त थे सीओ साहब। बोला, नहीं पानी नहीं मिलेगा। ठीक है साहब। तो डॉक्टर ने सुन लिया। डॉक्टर साहब आया दौड़ करके, बेटा बेटा मैं पिलाता हूँ। तो उन्होंने आकर के ग्लूकोज की बोतल पिलाई। थोड़ी सी और गर्मी महसूस, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई साहब। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा, हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनको बताया। बोला, है कहाँ पर साहब? मैं जहाँ पर उनका डिप्लॉयमेंट था वहां से अगर टाइगर हिल को देखते थे, एक हेलमेट नुमा पत्थर चमकता था ऊपर से। मगर सर इस जस्ट इसके पीछे उनके लिविंग टेंट लगे हुए, जहां से आप चढ़ा रहे सब उधर से उनकी पूरी हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट है। जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मगर साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की, जो खाने के लिए नहीं चाहिए। श्रोता, 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट एक बड्डी पेयर में हमने 72 घंटे में सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सिर्फ भूख नहीं लगती है। तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मैं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। फिर वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ। और आप रेड एफएम सुनने वालों के बीच हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अद्भुत वीर गाथा है साहब आपकी। मैं समझ रहा हूँ कि सभी श्रोतागण जो हैं वो उनके रोंगटे खड़े हो चुके हैं काफी देर से। और ये अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है। आपको जो परमवीर चक्र का जब घोषणा हुई थी तो आपको मरणोपरांत दिया गया था, सर और ये जानकारी बाद में प्राप्त हुई थी कि आप अभी जीवित हैं। तो जैसे आपने कहा, ये कोई वो अदृश्य शक्ति जो है, चाहे नाम जो भी दें, उसकी जब तक कृपा बनी रहेगी तब तक जो है इंसान को कोई नहीं मार सकता। लेकिन आपने जो वीरता दिखाई है उसकी गाथा सुनकर हमारी ही छातियां इतनी चौड़ी हो गई हैं। और भारतीय सेना और उसके सैनिकों के प्रति और जो बाकी जो सुनने वाले हैं वो भी अ, सच में इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि ऐसी हमारी देश की सेना है, ऐसे हमारे देश के सैनिक हैं। टोटल आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा कि आपको 17 गोलियां लगी, कहीं पढ़ा आपको 19 गोलियां लगी,
कहीं पढ़ा मैंने आपको 21 गोलियां लगी, क्या इसकी कोई एक नहीं, निश्चित फिगर है? 17 बुलेट सर। 17 गोलियां आपको लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारी जरा सी उंगली कट जाती है, कोई पिन चुभ जाती है, तो हम आ ऊ करने लगते हैं और बैंडेज ढूंढने लगते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सर, और बिल्कुल। यहाँ पर एक सैनिक है जिसके 17 गोलियां लगी थी, कंधे में, जांग में, हाथ में, कहां कहां पर। और देखिए, ये करिश्मा ही है कि जो सीने में भी गोली लगी वो सिक्कों से लग के छिटक गई। अगर वो सीने में लग जाती तो आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे सामने साहब नहीं बैठे होते। तो इसमें ईश्वरीय जो है वो प्रताप तो है ही, वो दैवी शक्ति का जो आशीर्वाद है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ जो आपका साहस है, जो आपकी बहादुरी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसीलिए जो हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च बहादुरी का पदक है, परमवीर चक्र, उससे आपको अलंकृत किया गया। अंग्रेजों के जमाने में यही पदक विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था, जो कि जी सर। ब्रिटिश एम्पायर में विक्टोरिया क्रॉस का जब कोई व्यक्ति निकलता है, तो मैंने पढ़ा है और सुना है कि उस देश का प्रधानमंत्री भी जो है वो रुक जाता है विक्टोरिया क्रॉस को रास्ता देने के लिए, उसके सम्मान में। और जी सर। मुझे लगता है कि हम बहुत सम्मान करते हैं जो हमारे देश के बहादुरी का पदक विजेता हैं, लेकिन कहीं पर हम फिर भी थोड़ा सा चूक जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करूंगा। आप ने बहुत ही अच्छे से और विस्तार से जो है इस युद्ध की जो है पूरी बातचीत हमारे श्रोताओं को सुनाई साहब। ये 1999 की बात है और अब हम 2021 में हैं, हाँ और जी। 22 वर्ष बीत चुके हैं इस पूरी घटनाक्रम को। तो इसके बाद में आप अब तक कितने समय तक हॉस्पिटल में रहे, और उसके बाद का आपका जीवन कैसा रहा साहब? सर मैं 16 महीने तक हॉस्पिटल में रहा था, और 16 महीने के बाद मैं वापस फिर अपनी पलटन में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जीवन चेंज हो गया, एक आम सैनिक से थोड़ा सा एक अलग हट करके, क्योंकि जो बेसिक काम है सैनिक का वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो एक जिम्मेवारी कंधों पर आई, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को जो है इंस्पायर करना है, देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर जगानी है। तो उस कार्य में मैं अग्रसर हुआ, और पिछले 22 साल में लगभग देश के जो है बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान, इसमें आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी, इन सब में लगभग मैं यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी जगह पे गया हूँ, लोगों को, यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश किया है। और मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है कि आखिरी समय तक अपने देश के युवाओं को इंस्पायर करूं, उनको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की राह पर की तरफ अग्रसर करने, उनको मोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि साहब देश की ताकत युवा है, और युवा शक्ति जिधर जाएगी दे राष्ट्र हमारा उस तरफ चला जाएगा। तो उनकी सोच में थोड़ी चेंज अगर राष्ट्र के प्रति आ सकी तो ये मेरा जीवन सफल हो पाएगा, और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2007 में एक बिरला कॉलेज था कोलकाता में, जी। तो वहां पर हम गए थे, अपने उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी थे उस टाइम पे, तो बाना सिंह साहब, संजय और हम, मैं भी गया था, हम तीनों ने वहां पर जो है एक मोटिवेशनल टॉक किया था। वो तो टॉक दे करके हम वापस आ गए थे। 2010 में ओटीए में मैं पोस्टिंग था, तो वहाँ उसी स्कूल के 3 स्टूडेंट कमीशन लेकर के वो आए। तो जब मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर था तो उन्होंने आकर के पैर छुए, बोला सर, हम आपसे इंस्पायर होकर के आज फौज में यहाँ पर आए हैं। बहुत तो बढ़िया। मुझे लगा कि शायद जो है ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट था। सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये जो आपको इतने वर्षों तक अलग अलग इंस्टीट्यूट में और शैक्षणिक संस्थानों में जाने का जो अवसर मिला, उसके लिए आपको कोई सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता दी गई या कुछ मदद की गई कि आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो आने वाले युवक युवतियों को जो फौज में जाना चाहते हैं उनको मोटिवेट कर सकें? इसकी कोई आपको ऐसी कोई विशेष सहायता दी गई?
नहीं, फौज की तरफ से तो ये परमिशन ही मिलता है कि जो है वहां पे जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि हमारी संस्था है और हमारी फौज जो एक डिसिप्लिन्ड फौज है। हम एक दायरा है, हम उस दायरे से बाहर कभी नहीं जा सकते हैं। तो उसी दायरे के दौरान हमें जो है कुछ ट्रेन किया गया, बताया गया, समझाया गया कि आप इस प्रकार से, और जहां पर परमिटेड हमारी फौज करती है वहां पर मैं जाता हूँ। फिर छुट्टी के दौरान भी जहां पर कई जगह पर जो है परमिटेड नहीं हो पाता है, तो मैं छुट्टी लेकर के भी शैक्षणिक संस्थानों में जाता हूँ, क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ अपने यूथ को इंस्पायर करने के लिए जाता हूँ। ठीक बात। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो रेड एफएम भारत के वीर ये जो पॉडकास्ट सीरीज आपके सामने लेके आया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि देश के युवक और युवतियों को देश के वीर सैनिकों के बारे में बताया जाए, उनके अंदर ये प्रेरणा हो कि वो अपने देश की सेना में काम करना चाहें और अपने देश के सैनिकों के प्रति उनके मन में सम्मान हो और नतमस्तक हो। आपने मुझे बातचीत में बताया था कि शायद इस वर्ष के अंत तक आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आपका जन्म तो 1980 में हुआ है, 40-41 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जरा बताइए कितने वर्ष तक ऑनररी लेफ्टिनेंट के तौर पर आप सेवा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी फौज खास करके थल सेना के अंदर सूबेदार मेजर का सिर्फ 4 साल का जो है टेन्योर है, सर्विस टेन्योर होता है। और अभी मैक्सिमम। मेरे मैक्सिमम 4 इयर्स का, अभी वो 4 इयर्स मेरा दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है। तो ऑनरी अभी कमीशन लेफ्टिनेंट जो है जनवरी में बना, और अभी आने वाले जो 15 अगस्त को शायद कैप्टन बन जाएंगे। 31 दिसंबर को मैं सेवानिवृत्त होऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक वर्दी पहन करके ही हम सैनिक का फर्ज अदा नहीं कर सकते, बल्कि बिना वर्दी के भी हम सैनिक का फर्ज अदा कर सकते हैं। हमारे दिल और आत्मा के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, तब भी उन्होंने माँ भारती की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो अभी तो मैं 25 साल 5 दिन का सर्विस करने के बाद इस सेना से बंध गया हूँ, और वर्दी तो नहीं होगी, लेकिन ये पूरा शरीर ही हमारे वर्दी की तरह है। इस मन और आत्मा से आखिरी समय तक अपने देश की सेवा और समाज सेवा में जो है जुटा रहूंगा, यूथ को प्रेरित करता रहूंगा। यही एक मेरा लक्ष्य है। साहब आप जानते हैं, लेकिन मैं श्रोताओं को सूचित करना चाहूंगा कि रेड एफएम पॉडकास्ट के अलावा जो है मेरा जो जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम वेटरन्स इंडिया है, और मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने सरकार से, सेना से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कई बार इस बात के लिए जो है प्रार्थना की है कि जो हमारे देश के 3 जो जीवित परमवीर चक्र विजेता हैं, चूंकि हम चाहते हैं और सारा देश चाहता है, और मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पे बैठा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या सरकार में बैठा जो बड़ा ओहदे लोग रखते हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, वो समझते हैं और जानते हैं कि ये लोग जो हैं ये रियल हीरो हैं, जो देश के युवक युवतियों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं। और हमने ये लेटर कई बार लिखा है कि इन परमवीर चक्र विजेताओं को किसी बड़ी जगह में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, चेन्नई में, पूना में, कहीं पर जो है ठीक प्रकार की सुविधा देकर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जहां पर स्कूल के, कॉलेज के, एनसीसी के छात्र जा सकें और उन छात्रों को इन लोगों से बातचीत करने का अवसर मिले। जिस प्रकार से साहब ने जो हमें अपनी वीरता के, अदम्य साहस की, जो बहादुरी की जो ये गाथा सुनाई है, उसको सुने और देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हो, देश के प्रति जो है सम्मान हो, सैनिकों के प्रति सम्मान हो। आज फिर इस मंच से मैं जो हमारे मिनिस्ट्री में, डिफेंस में और सरकार में लोग बैठे हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि खास तौर पे अब जब 25-26 वर्ष की सेवा के बाद में कंपलसरी तौर पर 41 वर्ष की आयु में हम अपने एक परमवीर चक्र विजेता को सेवानिवृत्त कर देते हैं, और उससे हमारी अपेक्षा ये है कि वो देश के युवक युवतियों को जो है प्रेरित करें। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें ठीक प्रकार का साजो सामान और ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए जिसमें एक तो उनको अपने जीवन यापन के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, और दूसरा ऐसी व्यवस्था हो जहां पर लोग जाके उनको मिल सकें, और वो जहां पर
जरूरी हो, कार्यक्रम हो, उनमें ठीक प्रकार से हिस्सा ले सकें। तो कहीं ना कहीं पर हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी साहब, और हम प्रयास करेंगे जिस कार्य में आपका मन है, जिस कार्य में आपकी आत्मा है, जो कार्य आप समझते हैं कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस कार्य के लिए हम कहीं सहायक बने, ये हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। एक चीज और मैं साफ जानना चाहूंगा कि आने वाले जो हमारे समय में जो युवक, आप तो जानते हैं आजकल युवतियां भी सेना जी में आ रही हैं, और जी सीएमपी में कुछ लड़कियों ने अभी पास आउट होके सीएमपी की ड्रेस में थे, तो हाँ बहुत ही जी अच्छे लग रहे थे। जी तो सर। ऐसे युवक युवतियों के लिए जो देश की सेना में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे साहब? मैं युवक युवतियों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था, एक जो फौज है, ये एक ऐसा सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान करती है, और ये डायरेक्टली एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का मौका देती है कि आपने अगर ये वर्दी पहन ली और आपको ये काम करने का सौभाग्य मिला, तो ये समझिए कि धरती पर पैदा होने का एक सही मायना हमें मिल जाता है। हम वैसे दूसरी जगह भी हम काम करते हैं, वहां से भी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं, बट ये एक प्रत्यक्ष रूप से जो है हम उसको कर पाते हैं। जो सम्मान है, वो सम्मान दूसरी संस्थाओं में नहीं है। जी जो मान है आपके पास, जब ये वर्दी पहनते हैं, तो मान, अभिमान और एक गर्व जो पैदा होगा, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं होगा। एक जो भाईचारा, प्रेम, संस्कृति, संस्कारों की हम बात करते हैं, वो हमारी इस संस्था के, फौज के अंदर ही वो मिल सकता है। तो हम अपनी उस संस्कृति को, संस्कारों को अगर सजोना चाहते हैं, उनको धरोहर बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये फौज से बड़ी और फौज से अच्छी कोई संस्था नहीं। भारत के वीर, इंडियाज़ डिफेंस पॉडकास्ट और रेड एफएम ओरिजिनल।